नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्र बाई दीपक राय। मैं संजय शर्मा। आप सभी लोग काफ़ी पहले से ही अवेयर हैं, हमारे बारे में जान रहे हैं आप सभी लोग। तो जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस उपस्थित होने का जो इस क्लास का उद्देश्य पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। यूपी पीसीएस के तरफ से जो आरओ यारो का जो एग्ज़ाम होगा, उसको लेकर के हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम जो है आप देखेंगे कि क्योंकि एग्जाम आईएएस का पेपर 28 मई को है, तो उसके पहले पीसीएस एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले यूपी पीसीएस या एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद यूपी पीसीएस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 28 मई के पहले किसी भी तरीके से इनको आरओ यारो का एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि उसका अधियाचन जा चुका है। तो अब सवाल ये उठता है, जनवरी के सेकेंड वीक में जो है, हो सकता है जनवरी के लास्ट तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास समय बचेगा नहीं। आपको पता ही है सरकार की नीतियां, ये तुरंत नोटिफिकेशन निकालते हैं, 1 मंथ का समय भी नहीं देते हैं, वो एग्जाम फिक्स कर देते हैं, एग्जाम करा लेते हैं। तो मार्च अप्रैल तक, मान के चलिए अप्रैल तक ये लोग एग्जाम करा लेंगे आपका। तो अब समय बचा नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का समय है। थोड़ा बहुत अप्रैल का 10-12 दिन वो लास्ट का करंट अफेयर के लिए होता है, तो आपके पास समय है नहीं। लास्ट का जो समय होता है वो करंट अफेयर यूपी स्पेशल के लिए होता है। 3 महीने में आपको ये ब्रॉड सिलेबस पढ़ना होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान पूरा आपको क्लास कवर करना पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था और आप कहेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी भी है। तो इस सभी पार्टों को मैं आपको एक एक करके आपको एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट मैं आपको थियरी की क्लास भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये क्लास एज ए डेमो के तौर पर आपको दिया जा रहा है। बाकी आप सभी लोग हमारे पेड ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, और कॉल करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे जो आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइए, और एक टेलीग्राम चैनल दिया गया होगा यूपी पीसीएस आरओ यारो के नाम से। उस पर चैनल बना हुआ है, काफ़ी उस पर स्टूडेंट पहले से भी है, उसमें मटेरियल भी पड़ा हुआ है, और उस पर आपको कई सारी चीज़ें आपको उस पर और भी आगे मिलता चला जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताया, और इन सभी बातों को बताने के बाद जो एक छोटा सा टॉपिक और एक बेहतरीन टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे, 1857 का महाविद्रोह जिसको कहा जाता है, जिसको बोलते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। अब समझिएगा इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, इसमें किसकी डायमेंशन पे अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें हमारा सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। देखिएगा, ये चीज़ें सिलेक्शन के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, सफलता हम दिलाएंगे, वहाँ तक मैं आपको लेकर के चलूँगा। देखिएगा, बड़े शहरों में जाना, बड़े कास्ट फीस देना, लाखों रुपए खर्च करना एक स्टूडेंट के लिए टिपिकल टास्क होता है। और आफ्टर कोरोना के बाद तो परिस्थितियां और भी बद से बदतर होती चली गई। तो एक नॉमिनल फीस रहेगा, इतना ही फीस रखेंगे जो सब कोई अफोर्ड कर पाए। एक साधारण फीस रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेंसिव ज़्यादा आपके खर्चे नहीं रहेंगे, वो नॉर्मल नॉमिनल रहेगा, जिससे कि आप लोग भी अफोर्ड कर पाए, और हम लोग का भी जो है अपना, हम लोग को क्या मिलता है, आने जाने का बस खर्च मिलता रहे, बाकी उससे ज़्यादा आप लोग से क्या कहा जाए इस समय जो कोरोना के बाद से परिस्थितियों में। देखिएगा, तो ये है भारत के स्टेट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये एक फिगर आपको दिख रहा होगा, और जो ये आपको फिगर दिख रहा है इसमें हम बात करेंगे। ये आप देखिएगा, तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर आप देखेंगे, तो इन क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे कि ये जो रिवोल्ट जो हुआ था, इन क्षेत्रों में बृहद स्तर पर क्या हुआ था, व्यापक रिवोल्ट हुआ था। जैसा कि मैंने नाम ही लिखा था कि द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, यह 1857 का महाविद्रोह था। ये विद्रोह नहीं, महाविद्रोह था। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह नहीं हुआ था। इसके पहले कई सारे छोटे मोटे विद्रोह हुए थे, लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पे हुए थे। और ये कहने का मतलब है, यह एक महाविद्रोह इसलिए था, सभी विद्रोहों में महाविद्रोह था, क्योंकि इसकी व्यापकता बहुत
बड़े स्तर पे थी। आप देख रहे होंगे पूरे भारत में लगभग ये फैला हुआ विद्रोह था। अब तो आ रहा है कि असम में मनीराम दत्त ने भी विद्रोह को किया था। अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी देख रहे होंगे रिवोल्ट को फैला था। आप देख रहे होंगे दक्षिण के क्षेत्रों में भी रिवोल्ट बढ़ा था। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और हम बात करेंगे पश्चिम से लेकर पूरब तक, सभी क्षेत्रों में ये रिवोल्ट फैला हुआ था। इसलिए इस विद्रोह को क्या कहते हैं? महाविद्रोह कहते हैं। इसके पहले जो विद्रोह हुए थे वो दबा दिए गए थे। अब दूसरा पॉइंट आप समझिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर विद्रोह तेजी के साथ हो रहे थे। कौन कौन क्षेत्र हैं? आइए मैं उन क्षेत्रों को दिखाता हूं। ये देखिएगा, दिस हाईलाइटेड few state had strongly opposed the British Empire during Indian Revolt 1857। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके आगे की हम यहाँ पे मैं एक चीज़ को दिखा रहा हूँ, देखिएगा, यही बात मैं आपको पढ़ा रहा था ना यहाँ पे कि ये कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों। तो आप देखिएगा ये कौन कौन से क्षेत्र थे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बात मैं आपको बता रहा था। ये जो आपका ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, जो आपका ये ब्राउन कलर का जो आपका दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का जो आपका दिख रहा है, ये वही ब्राउन कलर आपको यहाँ पे आगे जाएंगे तो आपको देखिएगा कैसे दिखेगा। ये देखिएगा, ये बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिएगा वो थोड़ा सा मैप यहाँ पे आएगा तो ये देखिएगा, ये अर्थात कहने का मतलब ये था कि ये क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में इंटेंसिव हुआ था। देखिएगा मेन सेंटर थे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मेन सेंटर हुआ करता था। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, मेन सेंटर हुआ करता। जैसे मेरठ है, आप यहाँ देखिएगा बरेली हुआ, या आप यहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद हुआ, या यहाँ पे झांसी के क्षेत्र में देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका, बनारस में जन्म हुआ था, गंगाधर राव की क्या थी? विधवा थी। तो इस बात को आप समझिएगा। ग्वालियर में इनका मकबरा है, ये भी क्षेत्र है। आप देखेंगे अलीगढ़, बरेली, खान बहादुर खान, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, वहाँ फेमस है। तो ये चीज़ें समझिएगा। प्रियंका चोपड़ा का जो है जन्म स्थली। तो इस मेरठ, यहीं से देवी सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया था? रिवोल्ट की शुरुआत किया। देखिएगा इस रिवोल्ट को शुरू करने वाली भी एक के पीछे भी महिलाओं का ही हाथ था। कहा जाता है कि सैनिक शाम का समय था, मेरठ में मेला घूमने गए हुए थे, और इन महिलाओं ने बोला कि तुमने हाथों में चूड़ियाँ पहन के रखी हुई है और भारत गुलाम हो रहा है भारत के, और तुम क्या कर रहे हो? मेले में आनंद ले रहे हो। यहीं से सिपाहियों के अंदर जो है एक जोश पैदा होता है, और देवी सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया था? नेतृत्व को प्रदान किया था। 10 मई को सिपाही हमारे, शाम का समय था, निकल लेते हैं। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करते हैं। 11 मई को पहुंचते हैं सुबह। बहादुर शाह जफर जो है तैयार नहीं होते। 12 मई तक आते आते रातों रात हमारी सिपाही कब्जा कर लेते हैं। इन सब कहानी को हमें पढ़ना है। दिल्ली के क्षेत्र, ये मथुरा का क्षेत्र, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, कानपुर देख रहे होंगे। तात्या टोपे और नाना साहब को कौन नहीं जानता है? चीफ कमांडर ऑफिसर, मुख्य सेनापति थे तात्या टोपे, नाना साहब के। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर बिहार में भी आपको एक दिख रहा है, फैजाबाद, अजीमुल्ला, अहमदुल्ला यहाँ पे थे, अजीमुल्ला फतेहपुर में थे, कहीं फतेहपुर भी दिया होगा आपका। ये देखिएगा कानपुर, और ये आप याद रखिएगा कानपुर या फैजाबाद, या आप यहाँ पे देख रहे होंगे आजमगढ़, आजमगढ़ या आरा का जो क्षेत्र देख रहे होंगे, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, और फिर आप इधर देखेंगे आरा जगदीशपुर, जहाँ के बाबू कुंवर सिंह, जिनकी जमींदारी चली गई थी, लगभग 82 वर्ष के ओल्ड थे, 80 वर्ष प्लस की उम्र थी, और अंग्रेजों को इस तरीके से हराया इस गंगा घाटी क्षेत्र में कि इनको लगने लगा था कि हमारा बोरिया बिस्तरा क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। कैनिंग इस बात को कहता है कि अगर सिंधिया नहीं होता, अगर होलकर नहीं होता, अगर ग्वालियर नहीं होता, तो हमें भारत से अपने बोरिया बिस्तरा को क्या करना पड़ता? बांधना पड़ता। ये वो क्षेत्र थे जो मेन सेंटर थे। इस बात को याद रखिएगा। अगला बात आपको क्या कह रहा है? देखिएगा यहाँ पर जो बात आपका कह रहा है, यही बातें लिखा हुआ है। ये वो स्टेट थे जो डायरेक्ट लॉयल थे, जो अंग्रेजों के प्रति क्या थे? लॉयल थे। ये जो नीला कलर का आपका दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो थे अंग्रेजों के साथ थे। सिंधिया, होलकर, ग्वालियर। ये थोड़ा सा लाइट कलर का है, हल्का सा जो
जो नीला आपको दिख रहा है, ये हल्का सा नीला, ये थोड़ा सा कम थे, कभी भारत की तरफ थे तो कभी अंग्रेजों की तरफ थे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये जो थे ये पूरी तरीके से ये अंग्रेजों के साथ में थे, और ये इनका जो था ये थोड़ा सा ये न्यूट्रल टाइप के थे, ज़्यादा न्यूट्रल नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के ही पक्ष में थे। तो ये वो क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र को हमने क्या कर दिया, आपको बताया। इस पर हमें चर्चा करना होगा, इस पे हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो इन सभी मुद्दों पर भी हमें पढ़ करके जाना है। इस पर प्रश्न आपसे आरो में आपसे प्रश्न यहाँ से बनता है। मैं प्रैक्टिस सेट भी जब मैं आपको करा रहा था तो वहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और इसलिए थियरी की क्लास में मैं आपको इस तरीके से सब चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ दिखा। देखिएगा ये रिवोल्ट ऑफ 1857 मेन सेंटर हैं, ये सब सिपाही रिवोल्ट बिफोर में 1857। ये देखिएगा, ये बातें आपको क्या करना है, समझना है। यहाँ पे दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ के क्षेत्रों में बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह दरोदीदार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था तो बताया था यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा गया है। जो प्रश्न पूछा गया है वो इसलिए मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से मैं उस पर आपसे चर्चाएं परिचर्चाएं आपसे कर रहा हूँ। प्रश्नों को देखिए, फिर थियरी की क्लास देखिए। थियरी प्रश्न दोनों चलता रहेगा, आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, बिल्कुल कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं होगा, बताइएगा। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से हमें चलना है। तो देखिएगा, चलिएगा, यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन को मैं आपको डिस्कस कर दूं। इस पर 2 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दोनों ही क्लास में आपकी क्लास जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आपका थियरी का पूरा डायमेंशन मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे पूरा कर दूंगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपसे इसमें पढ़ना कैसे है थियरी की क्लास में। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, 1857 का जो महाविद्रोह की अगर हम बात करेंगे, इस बात को आप समझिएगा। 1857 का महाविद्रोह, 1857 के महाविद्रोह में अगर हम देखेंगे तो इसमें 2-3 बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कारण इसका क्या था, 1857 की विद्रोह के पीछे वो कौन से कारण थे, और इसके बाद असफल क्यों हुआ था, और असफलता के बाद हम देखेंगे इसका नेचर कैसा था, इसका स्वरूप कैसा था, फेल्योर क्यों हुआ, causes of the revolt of 1857 and failure of the revolt of 1857 and the nature of the revolt of 1857, or and after I will discuss the result of the revolt of 1857 and changes of the रिवोल्ट ऑफ 1857 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो चेंज कौन से किए गए थे 1857 के महाविद्रोह के बाद। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि इसके कारण की अगर हम बात करेंगे तो इसके पीछे कारण इसका एक नहीं था, इसके पीछे द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे कई सारे कारण मौजूद थे। मित्रों, आप कहोगे कौन से कारण थे सर, तो एक कारण तो था नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इस विद्रोह के पीछे कोई एक कारण नहीं था, ये किसी एक घटना का विद्रोह नहीं था। जैसे कि आप देखेंगे ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मान लीजिए सैनिकों का मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सैनिकों का मन नहीं लग रहा है तो वो क्या करेंगे, विद्रोह की शुरुआत कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके पीछे अंग्रेजों ने जो 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी की विजय के बाद अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, वही इस विद्रोह का क्या बना था, कारण बना था। तो इसके पीछे कारण क्या था, तो इसके पीछे कारण आप समझेंगे, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या था कि अंग्रेजों ने जो पिछले जो 1757 के बाद अंग्रेजों की नीतियां जिम्मेदार थी। अंग्रेजों ने आप देखेंगे कि प्लासी, बक्सर, इलाहाबाद की संधि के बाद भू राजस्व नीतियां के माध्यम से भारत का शोषण किया जा रहा है, धन के निर्गमन सिद्धांत के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। ये इसके पृष्ठभूमि के कारण थे। लेसस फेयर की नीति कहने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी, लेकिन भारत से पैसा ब्रिटेन जा रहा है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, मैं कल आपको इस पे भी प्रश्न भी बताया था, कार्ल मार्क्स इसी बात को कहता है कि वो ब्रिटिश खड्डियां हैं जिसने भारतीय उद्योगों को तहस नहस करके रख दिया। दोस्तों, अंग्रेजों के आने के पहले विश्व में जो वर्ल्ड की जीडीपी में भारत का जो योगदान था 23% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद वो लगभग 2 से 3% के बीच में सिमट करके रह जाता है।
भारत गरीबी, बेरोजगारी, कंगाली की अकाल में जा रहा है। ये एक पृष्ठभूमि था जिसको मैंने आपको बताया, अभी मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा इसका। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या था, समझिएगा इसको। इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या था? इसके पीछे राजनीतिक कारण का मतलब ये हुआ कि इसके पीछे आपका वो कौन से पॉलिटिकल कॉजेस था, आप देखेंगे। बहादुर शाह जफर, इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। कॉइन से सिक्कों का नाम को हटाया जाना, प्रतीकात्मक रहना और लाल किले छोड़ने की बात कहना, अवध जैसी रियासतों को हड़पा जाना, ये सब कारण थे यहाँ पे। अगला कह रहा है आर्थिक एवं प्रशासनिक कारण। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक और प्रशासनिक धन का निर्गमन सिद्धांत और भारतीयों का अंधाधुंध शोषण किया जाना। 1770 में बिहार अकाल पर अकाल पड़ रहा है, बदले में ब्रिटेन में डामर की सड़कें बन रही हैं। ये एक कारण था जिसको आर्थिक कारण बोलते हैं। प्रशासनिक कारण भी था, और वो प्रशासनिक कारण क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या था? अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन को भी क्या कर दिया था, नस्ते नाबूद कर दिया था। भारत के प्रशासन अर्थात द्वैत शासन, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, द्वैत शासन के बाद अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, भारत पर ऐसा दुधारू गाय जिसका जो था दूध जो था, अर्थात कहने का मतलब अंग्रेजों के पास जा रहा था, और चारा का काम भारतीय का, अर्थात पूरे प्रशासनिक ढांचा को ही बदल करके रखा था। और भारत में जो आप देखेंगे लैंड रिवेन्यू सिस्टम लाया गया था। इस लैंड रिवेन्यू सिस्टम में बिचौलिए के रूप में जमींदार की नियुक्ति की गई, और वो बिचौलिए के ऊपर भी अंग्रेजों ने सनसेट क्लॉज लगाया और उसके क्या भी शोषण करना शुरू कर दिया। जो किसानों का माई बाप हुआ करता था, उस किसानों के माई बाप को, अर्थात किसानों के और जमींदारों के बीच के संबंधों को भी अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। इस बात पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है। अगला है सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था, इस बात को समझिएगा। सामाजिक और धार्मिक कारण जैसे कि सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती एवोल्यूशन एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया था, और ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा निषेध अधिनियम को लाया गया था विलियम बेंटिंग के समय, और उसको लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1850 लैसलासी एक्ट, डाक सेवा अधिनियम को रोका जाना, भारतीय सैनिकों को जब मन करता था ये क्या करते थे, बाहर के युद्धों में लगा देते थे। जैसे कि बाहर के युद्धों का मतलब जैसे बर्मा का युद्ध हुआ, नेपाल का युद्ध हुआ, अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, या कहीं और मान लो फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा, तो भारत की सेना लड़ने की तरफ जाती थी, लड़ने के लिए जाती थी ब्रिटेन की तरफ से। और जब वो लड़ते थे तो जब बाहर फिर से गांव में आते थे तो उनको गांव बहिष्कृत कर देता था, बोलता था तुमने समुद्र पार यात्रा किया है, तुमने क्या कर दिया, धर्म को तुमने अपना भ्रष्ट करके रखा है। इसलिए ये एक पहलू भी है, इस पहलू को भी हमें क्या करना है, समझना। अगला क्या है, तात्कालिक कारण क्या है, इस बात को भी हमें समझना है। तात्कालिक कारण क्या था, इमीडिएट कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज क्या था। और चर्बी वाले कारतूस की घटना, कौन नहीं जानता है कि चर्बी वाले कारतूस की घटना, जो ब्राउन बेस की जगह पर न्यू एनफील्ड राइफल को लाया गया था। दिसंबर का समय था, दिसंबर 1856, जो अभी ठंडी का समय चल रहा है, जस्ट यही समय था जिसका परीक्षण दमदमा अंबाला और सियालकोट में होता था। दमदमा अंबाला और सियालकोट में होता था। इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और यहीं से इसने चर्बी वाले कारतूस की घटना की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, और 1857 का महाविद्रोह शुरू हो जाता है। इन सभी टॉपिक को, इन सभी मुद्दों को हमने क्या किया, आपसे चर्चा किया, और इसको मैंने आपसे परिचर्चा किया। अब सवाल उठता है इस टॉपिक को डिस्कशन करने का। तो एक मैंने बैकग्राउंड आपको बताया, जो 15-20 मिनट की जो मैंने आपको शुरू में जो आपका समय लिया, वो इसलिए लिया कि आप अगर एक बार इन बातों को देख लेंगे और एक बार अगर इस बात को सुन लेंगे, तो आपका एक मोटा मोटी जो आपका जो सिस्टम है, जो आपका जो एक समझदारी है, वो एक समझदारी आपका बन जाएगा। तो हमें समझदारी भी बनाना रहता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझदारी विकसित करना, एक समझ विकसित करना, ये भी एक ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक समझ को विकसित करते हुए चलें,
पूरे पिछले साल के पेपर और उसके आसपास के प्रश्नों को पढ़ते चले। ये एक होलिस्टिक तैयारी होती है जिसके माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए, ठहराव जरूरी होता है, ठहर करके पढ़ना होगा, कंटिन्यू पढ़ना होगा। बड़ा एग्जाम है, अधिकारी बनने जा रहे हैं, कोई एक छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कर्मचारी और ये जिंदगी है, लंबा टारगेट रखिए, सोच बड़ा रखिए। सोच बड़ा रखने से व्यक्ति के पर्सनालिटी का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक व्यक्तित्व का निर्माण करिए, मानव जीवन है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करिए, ह्यूमन बीइंग बनिए। एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अच्छा एजुकेशन होना जरूरी होता है। तो बड़े तैयारी के लिए एक अच्छा हम तो बोलते हैं हर बच्चे को तैयारी करना चाहिए, बड़ी तैयारी एक बार तो उसे जरूर करना चाहिए, ताकि वो पूरा अगर जब वो एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको आईना दिखने लगेगा। आपके अगला जो है ना, आप उसको देख करके आप उसके आईना की तरह आप उसको जज कर लोगे, जान जाओगे कि अगला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। आप पूरा जो है उसको आप समझ लोगे। आईएएस पीसीएस की तैयारी में का यही एक फायदा होता है कि आप अगले को आप भांप लोगे। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप पूरी चीज़ों को आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। जब आपका सिलेबस खत्म होता है तब आपके अंदर एक समझदारी विकसित हो जाती है। ये एक बड़ी इस एग्जाम की तैयारी की खूबसूरती है। चलिएगा, समय को न बर्बाद करते हुए मैं आपको बीच बीच में मैं आपको सारी बातें बताता रहूँगा, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट हैं तो भटकाव आता रहता है। उस भटकाव से दूर लेकर के जाना, उस भटकाव से अलग लेकर के जाना स्टूडेंट का नहीं, वो टीचर का काम होता है। उसको मैं आपको समय समय पर आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा है, युवा का मतलब ही होता है ऊर्जा, उस ऊर्जा को आप समेट करके रख सके और सही दिशा में अर्जुन की तरह आप अपने लक्ष्यों को भेज सकें। ये चीजें मैं आपको लेकर चलूंगा। चलिएगा, 1857 का विद्रोह, इस बात को समझिएगा। 1857 के विद्रोह, देखिएगा पृष्ठभूमि मैं आपको लेकर चलता हूं। इसका पृष्ठभूमि क्या था, देखिएगा। 1757 में प्लासी के विजय के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें जो था एक तरफ सिराजुद्दौला था और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये भी प्रश्न आर में पूछा गया था, मैं आपको प्रश्न कराते समय बताया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, इसके बाद विजय को प्राप्त कर लिया था और प्राप्त करने के बाद इसने क्या कर दिया था, बंगाल पर द्वैत शासन को क्या कर दिया था, द्वैत शासन स्थापित कर दिया था। द्वैत शासन का मतलब क्या था, ये भी प्रश्न आपसे आर में पूछा गया है। जब प्रैक्टिस सेट में करा रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहां पे मैंने आपको बताया था द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि विजेता यही था प्लासी के समय, इसलिए इसको जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि के लिए क्या कर दिया गया था, इसको 1765 में इलाहाबाद की संधि के लिए इसी को भेजा गया था। और इसने दो काम किया था, सामान्य प्रशासन, निजामत और दीवानी का अधिकार। अर्थात एक मैंने आपको बताया था दीवानी का अधिकार और एक मैंने आपको बताया था सामान्य प्रशासन। और ये जो प्रशासन था ये भारतीयों को दे दिया। और याद रखिएगा, और ये जो दीवानी का अधिकार था ये ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया। ये सिस्टम जो है प्लासी की विजय के बाद ये पूरा सिस्टम जो है सेट करके चला गया। और ये सिस्टम सेट करने वाले का नाम रॉबर्ट क्लाइव। देखिएगा, हमें बेवजह से नहीं पढ़ना है। जब मैं आपको एग्जाम में
प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था, तो वहाँ पे आप जा कर के देखिएगा मेरी पिछली वाली क्लास में कि ये सब प्रश्न आपसे आए हैं या नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे प्रश्न आया ही नहीं है। बिल्कुल मित्रों, जब आप वहाँ जाएँगे तो आप देखेंगे ये सभी के सभी प्रश्न आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। अब कैसे? इस बात को आप समझिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आपसे, कि ये तो दिखेगा ही नहीं। ये भी नहीं दिखेगा। मैं कलर को चेंज कर लूँ। चलिएगा, ये देखिएगा सिराजुद्दौला, ये प्रश्न आपसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जब कराया था तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विजय किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए प्रश्न यहीं से मिलेगा। इसलिए तो बोला हूँ, कुछ थियरी कुछ एमसीक्यू, दोनों फॉर्मेट में चलेंगे, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका। दायरा सेट करना पड़ेगा। द्वैत शासन किसने शुरू किया था? ये आप देखिएगा, दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। प्रशासन दीवानी दिया किसने था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। शाह आलम द्वितीय से इन्होंने क्या कर दिया था? दीवानी का अधिकार ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और प्रशासन भारतीयों का। ये भी प्रश्न आपसे आरओ में पूछा गया है। देखिए ये आरओ का ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर था आपका, जिसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे आरओ में ही आपसे पूछा गया है। पैटर्न पकड़िए, देखिएगा अभी मैंने क्लास को स्टार्ट ही नहीं किया, प्रश्न आपसे मिलने शुरू हो गए। ये आरओ के ये भी प्रश्न है, ये भी आरओ के प्रश्न है। ये इस तरीके से आपको अपना क्या करना है, अपना पढ़ाई। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न आपसे आरओ में, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अभी एक पॉइंट में ही मैंने आपको 3-4 प्रश्न आपसे आरओ में पूछे गए हैं, उसको मैंने आपको बताया। इस पर आपको तैयारी करना पड़ेगा। इस तरीके से अब आप अपने से पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा प्रश्न कहाँ से आएगा। पढ़ना है 2 मंथ, आप लगा देंगे 6 महीने, साल भर लगा देंगे। भटकाव आ जाएगा। तैयारी तो होगी, अपने से भी तैयारी होगी, लेकिन देखिए तैयारी के दिशा में हमें भटक जाएंगे आप। जो हम लोग लगातार इसी पे काम करते हैं, तो एक टीचर से पढ़ने से, एक्सपर्ट टीचर क्या बोले, हम लोग एक्सपर्ट कहेंगे तो अच्छा लगेगा। एक एक्सपर्ट से पढ़ने से आपको यही फायदा रहता है कि उसका दिन भर वही काम ही होता है। वो दिन भर वो सोचता रहता है, आरओ में क्या आया है, यूपीपीसीएस में क्या आया है, एनडीए में क्या आया है, सीडीएस में क्या आया है। तो वो दिन भर जब उसको सोचता रहता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करती रहती है। आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। अकेले पढ़ेंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन समय लेंगे, टेकन करेंगे, समय को ज़्यादा आप खराब करेंगे। और चूंकि देखिए समय तेजी के साथ चलता है, तो ऐसे समय में किसी न किसी मेंटर को पकड़ना जरूरी हो जाता है तैयारी के फील्ड में। तो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया आप लोग को, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ये 1 प्रश्न, 2 प्रश्न और ये 3 प्रश्न। अब क्या चाहिए? प्रश्न आपको लगातार जो है, ये प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा, तो इस बात को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, पूरा खत्म कर रहा हूँ। अगला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? कह रहा है औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के क्रम में भारतीय संसाधनों की खुली लूट की गई। बिल्कुल सही बात है। जब अंग्रेजों ने भारत पर द्वैत शासन को लागू कर दिया, द्वैत शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। द्वैत शासन के बाद भारत से संसाधनों की खुली लूट शुरू कर दिया गया, और संसाधनों की खुली लूट जो है उपनिवेशवाद के तहत किया गया। कैसे किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। औपनिवेशिक चरण के माध्यम से किया गया था। औपनिवेशिक के माध्यम से किया गया। भारत को एक उपनिवेश बना लिया अंग्रेजों ने। उपनिवेश क्या होता है, औपनिवेशिक कहेंगे, या उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेश आप साफ लिखिएगा, क्योंकि आपके क्लियर होने चाहिए। उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद क्या होता है? अर्थात उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक देश दूसरे देश के संसाधनों का क्या करता है, शोषण करता है। यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक हितों की, यही बात मैंने लिखा ना, औपनिवेशिक रूप में किया था।
औपनिवेशिक हितों की पूर्ति में भारत के संसाधनों की लूट की गई। अर्थात उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश का क्या करता है? शोषण करता है। भारत के संदर्भ में यह प्रक्रिया ब्रिटेन के द्वारा अपनाई गई। समझिएगा, उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं और ये अलग अलग चरणों में अंग्रेजों ने भारत का अलग अलग नीतियों के माध्यम से शोषण किया। और 1770 तक तो आते आते, उसको मैं पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में, उपनिवेशवाद के अलग अलग चरण हैं। 1770 तक आते आते आप देखेंगे कि भारत में जो है अकाल पर अकाल पड़ रहा था। क्या हो रहा था? अकाल पर अकाल पड़ रहा था, बीहड़ अकाल आ रहा था, जिससे कि भारत में क्या हो रहा था? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की अकाल में अकाल पर अकाल पड़ रहा है। क्योंकि हुआ क्या था, कैश क्रॉप, नगद फसलें, जो खाद्यान्न फसलें हुआ करती थी, उसके जगह पे क्या, इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे रीजन कुछ नहीं था। जो खाद्यान्न फसलें थी, इस खाद्यान्न फसलों की जगह पे क्या कर दिया गया था? खाद्यान्न फसलों की जगह क्या कर दिया गया था? इसकी जगह पे नगद फसलों का क्या कर दिया गया था? उत्पादन करना शुरू कर दिए थे। नगद फसलों का उत्पादन जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस बात को आप, नगद फसलें बनी, किसी कारणवश बारिश नहीं हुआ तो ये जो फूड सप्लाई चेन होता था, ये फूड सप्लाई चेन ही बाधित हो जाता था। और यही हुआ भी कि नगदी फसलें, जैसे नगदी फसलें मतलब कि नील की खेती, कपास, आप यहाँ पे लिख सकते हैं नगदी फसलें में नील की खेती, कपास जैसी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा था। नील की खेती, कपास जैसी नगद फसलें जब उत्पादित की जाने लगी तो ये समस्याएं उत्पन्न। इसके पहले जो खाद्यान्न फसलें हुआ करती थी, गेहूं, चावल, दलहनी फसलें, इनके जगहों पर क्या किया जा रहा है? इनके जगहों पर ये फसलें उगाई जाने लग रही। बारिश कम, भारत एक मानसूनी जलवायु प्रदेश है। बारिश होती है तो हमारे यहाँ खेती होता है, बारिश नहीं होती है तो हमारे यहाँ खेती अच्छा नहीं होता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश अगर है, ये चीज़ें भारत के पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया। 1770 तक आते आके अकाल पड़ता है। बिपिन चंद्रा तो इस बात को भी बोलते हैं, भारत में बीहड़ अकाल पड़ने लगा कि लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि कुत्ते बिल्ली के हड्डियों को क्या कर दिया था, आटे चूर में मिला करके, हड्डियों को उसको चूर में मिला करके आटे में पीस करके भारत की महिलाओं ने भारत के पुरुषों को खिलाने पर विवश कर दिया। पेट की अग्नि अर्थात दवानल क्या नहीं करा सकता है। भूख, दोस्तों, भूख कई बार मजबूरियों तक ले जाकर के खड़ा कर देता है इंसान को। ये बात हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी देखने को मिलता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही क्या कहेंगे, ये बात हमें भारत की, आधुनिक भारत के इतिहास ही क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बातें मिलता है। तो संसाधनों की खुली लूट की गई, ये बातें लिखिएगा। अर्थात अब भारतीयों को लगने लगा था, जैसा कि आप इस बात को आप समझेंगे, ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अगला पॉइंट जब हम चलेंगे तो अगला पॉइंट आपका कह रहा है, अब देखिएगा, कहा जाता है कि धार्मिक जीवन संपत्ति सभी खतरे में थे। कहाँ चला गया ये आ गया फिर से। हाँ, कह रहा है कि 1800, देखिएगा इस पे आगे ही मैं लूँगा। कहा जाता है 1856 में जब लखनऊ का अधिवेशन, जब लखनऊ में एक बैठक हुआ था, लखनऊ के बैठक में इस बात को कहा गया था। लखनऊ के बैठक में सैनिकों ने बोला कि अब हमें, या भारतीय जब लोगों ने बैठा हुआ था तो यहीं पे बोला कि अब मेरा धर्म, मान, जीवन, संपत्ति, शब्द लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, धर्म, जीवन, संपत्ति, अर्थात कहने का मतलब यहीं पे सैनिकों ने बोला या भारतीयों ने बोला कि धर्म, मान, याद रखिएगा, धर्म, मान मतलब मान मर्यादा, धर्म, मान, जीवन
और फिर बोला कि जन धर्म मान जीवन संपत्ति, अर्थात यहीं पे बोला गया कि धर्म मान जीवन संपत्ति सभी खतरे में है। अर्थात जब हम वो जीना भी क्या जीना जहाँ पर न मेरा अपना खुद का धर्म है न मेरी खुद की प्रतिष्ठा है, तो वो अर्थात वो धर्म वो जीना भी क्या जीना जहाँ पर न मेरी धर्म है न मेरी मान है न मेरा अपना खुद का जीवन है। मतलब हमने दासता को स्वीकार कर लिया था, किसी दूसरे की दासता को। एक सेकंड। किसी दूसरे की दासता को हम लोगों ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। यही बात हमें यहाँ पर क्या होता है समझना रहता है। तो ये चीजें देखिएगा, ये बातें खुल करके आने लगी थी। अर्थात अंग्रेजों ने, आप देखा कि इन सभी बातों को मिलाने के बाद अंग्रेजों ने जो 100 वर्षों में भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया था, चाहे वो सभी मामलों में किया, सभी पक्षों में किया था, तो भारतीयों को लगने लगा था कि अब किसी न किसी विद्रोह की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और हम भारतीय मौके की तलाश कर रहे थे। इसी क्रम में आगे कई सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो कई बार कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह ये 100 वर्षों का परिणाम था। जैसे अंग्रेजों ने भारत का जब शोषण शुरू किया, तो उस शोषण के क्रम में जो 100 वर्षों में अंग्रेजों ने जो भारत का शोषण किया, उसी का ये क्या था, ये रिजल्ट था। तो इस बात को आप क्या करेंगे, इस बात को आप समझेंगे। यहाँ से प्रश्न आपसे बनते हैं, और एक समझदारी के रूप में जब आप जाके कोई किताब पढ़ेंगे, अच्छी किताब जब आप रीड करेंगे, तो आपको, चूंकि आप जब कभी अच्छी किताबों को रीड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी बातें आपको देखने को मिलेगा। अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिले, अभी नई उम्र है, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी संगति में रहिए, व्यक्तित्व के निखार को लाइए, अपने पर्सनालिटी को आप क्या करिए, डेवलप करिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 1857 का ये आपका रिवोल्ट कहाँ गया, ये देखिएगा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में अगला है बहादुर शाह जफर। देखिएगा, बहादुर शाह जफर जो थे ये मुगल अंपरर थे। क्या थे ये? मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह, ये मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। इनके साथ क्या हुआ, इनको अंग्रेजों ने बोला कि जो क्वाइंस है, अर्थात जो क्वाइंस यानी कि जो सिक्का है, उस सिक्के पर से जो आपका नाम है वो आपका नाम अब नहीं रहेगा। सिक्के से नाम को हटाए जाने का बात अंग्रेजों ने कर दिया। दूसरा बात क्या कहा, आने वाला वंशज आपका राजकुमार कहलाएगा, प्रिंसेस कहलाएगा। इस बात को भी समझिएगा, वो प्रिंसेस कहलाएगा। अगला बात क्या कहा, अंग्रेजों ने बोला अब जो आप दिल्ली के लाल किला में जो आपका जो निवास स्थान है, दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट, आप इस रेड फोर्ट को, लाल किला को छोड़ करके आप कहीं अदर जगह जाकर के क्या कर दीजिए, निवास कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो मुगल बादशाह है ये धीरे धीरे तो कमजोर ही हो चुका था। ये मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने बोला कि चुपचाप अब तुम्हारे नाम से सिक्के को हटा देंगे, तुम्हारा नाम अब नहीं रहेगा सिक्के पे, राजकुमार नहीं कहे जाओगे, लाल किला छोड़ करके कहीं अदर जगह जाके अपना निवास करो। इसका मतलब अंग्रेज पेड़ की टहनी पर, पेड़ की टहनी क्या बोलेंगे, पेड़ के जड़ों पर अंतिम प्रहार कर रहे। पेड़ के जड़ों पर अंतिम प्रहार का मतलब क्या हुआ, वो पेड़ को अंतिम तरीके से खत्म करना चाहते थे और अपने हाथों में भारत की सत्ता को ले लेना चाहते। तो यही हुआ भी। ये एक कारण था जिसकी वजह से ये जो मुगल बादशाह थे ये नाराज हुए, और वास्तव में इनके तरफ से जो नेतृत्व किया था, उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का जो नाम था उसका नाम था बखत खां। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और ये प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ये भी कराया हुआ था। RO के प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आपका क्या है, ये पूछा गया है। इस बात को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है,
राजा नवाबों के अधिकारों में कमी। अब अगला देखिएगा, ये चीजें मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं। राजा या नवाबों के अधिकारों में कमी। नाना साहब ये पेशवा के दत्तक थे। कौन थे? नाना साहब जो थे ये क्या थे? ये पेशवा के दत्तक हुआ करते थे। और अंग्रेजों ने क्या बोला कि हमने जो है पेंशन देने की बात तो कही थी, लेकिन हमने पेंशन किसको देने की बात कही थी? ये नाना साहब जो थे ये पेशवा के क्या थे? दत्तक थे। अंग्रेजों ने बोला कि हमने जो पेशवा के दत्तक थे, अंग्रेजों ने बोला कि हमने पेंशन जो देने की बात कही थी वो पेशवा को कहा था कि हम पेंशन किसको देंगे? पेशवा को देंगे। और तुम तो पेशवा हो ही नहीं, इसलिए इन्होंने इनके पेंशन को रोक दिया था। और बाद में इन्होंने बोला कि आप जाकर के कहाँ रहेंगे? बिठूर में रहेंगे। बिठूर जो प्लेस है ये कहाँ पर है? तो जो बिठूर प्लेस है ये आपका पड़ता है ये कानपुर में। कानपुर में जाकर के आप क्या करिए? आप निवास करिए। क्यों कानपुर में जाइए? क्योंकि अगर आप मराठा साम्राज्य में रहते, कौन? नाना साहब अगर ये मराठा साम्राज्य में रहते या मराठा के क्षेत्रों में रहते तो जाहिर सी बात है अपनी गतिविधियों को संचालित करते। अपनी गतिविधियों को जब ये संचालित करते तो इसलिए अंग्रेजों ने बोला कि अब आप जो हैं आप अब चुपचाप जो है मराठा एरिया को ही छोड़ दीजिए। मराठा, विदर्भ और कोंकण इन सब क्षेत्रों में उनकी गतिविधियां चलती थी। उन्होंने बोला कि मराठा, विदर्भ, कोंकण और इन क्षेत्रों को छोड़ दीजिए और आप छोड़ करके पूरा जो मराठा का जो राज्य है या मराठा का जो प्रांत है आप उस मराठा के प्रांत या राज्यों को छोड़ दीजिए। और छोड़ करके आप कहाँ जाइए? आप जा करके चुपचाप पेंशन कानपुर में बैठे रहिए और हम आपको पेंशन देते रहेंगे। लेकिन बाद में 1857 तक आते आते अंग्रेजों ने बोला कि हम पेंशन नहीं देंगे। नाना साहब विद्रोह में शामिल हुए। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, दिल्ली क्यों विद्रोह में शामिल हुआ, पूरी कहानी मैंने आपको डिस्कस कर दी है। देखिएगा इस तरीके से आप पढ़ाई को अप्रोच को पकड़िए। अप्रोच पकड़ना जरूरी होता है। किताबें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तब कलेक्ट करके आपको मिलेगा। कई किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी कई किताबें पढ़ी हुई है, कई जगह पढ़ा हुआ है। उसके बाद से ये चीज़ें हम लोग को आप देख रहे हैं, हम लोग कलेक्ट करके आपको दे देंगे। आपका केवल और केवल काम क्या है? हमारे साथ आपको 3-4 महीने आपको चलना है और मैं आपको लेकर के चलूँगा। निश्चित रूप से हम आपको अंतिम समय तक आपके साथ रहेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं उत्पन्न होगी। ये चीजें देखिए, पेंशन को रोका जाना, ये साफ साफ लिखा है ना, पेशवा के दत्तक थे, पेंशन पेशवा को देंगे, इसलिए इनकी पेंशन को क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था। विद्रोह में शामिल हो। इनके तरफ से एक नेतृत्व भी किए थे, उनका नाम तात्या टोपे है। और तात्या टोपे जो थे ये इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहते थे इनको? इनको बोलते थे रामचंद्र। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था। और जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ आपको आरओ के पेपर में, तो उसमें मैं इस बात को डिस्कस किया हूँ कि तात्या टोपे को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना जाता था। क्लियर हो गया आपका? देखिए ये प्रश्न आपसे आरओ में पूछा गया है, ये भी प्रश्न आपसे आरओ में पूछा गया। इस बात को समझिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे, ये भी आरओ में मैंने आपको प्रश्न को कराया हुआ है। देखिए इतने ही प्रश्न जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, जो आपको कहानी सुनाई जाएगी, जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, अगर इतना कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से आप 110, 115 प्रश्न आप बहुत आसानी के साथ आप प्रीलिम्स में कर सकते हैं। जीएस के पार्ट में 110, 115 जो प्रश्न है वो 110, 115 प्रश्न आप प्रीलिम्स के पार्ट में आप क्या कर सकते हैं? इस पे कर सकते हैं। इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है लॉर्ड डलहौजी में। अगला प्रश्न आपको देखिएगा, इसी बीच लॉर्ड डलहौजी आता है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प की नीति क्या है? समझिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में भारत का
1848 गवर्नर जनरल बनकर के आता है। इसे आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत लाया, उस सिद्धांत को बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, मैं कल का आपको करा रहा था तो बताया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, अर्थात इसी को बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत। ये राज्यों को हड़पना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और राज्यों को हड़पने के क्रम में ये जो सीरीज है वो आपसे कई बार पूछा गया है। उसका सीरीज का टेक्निक क्या है, सजय सबुझाना, सजय सबुझाना, अर्थात स से सतारा और ज से जैतपुर और ये स से संभलपुर और ये है आपका बघाट और ये है आपका उदयपुर और ये है आपका झांसी और ये है आपका नागपुर। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये इन राज्यों को ये क्या करना शुरू कर देता है, हड़पना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। जब इन राज्यों को हड़प, यही सीरीज भी था। 1848 में सतारा को हड़पा, फिर जैतपुर को, झांसी को, ये देख रही है झांसी को लास्ट में 1853 में हड़पा था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो व्यपगत का सिद्धांत था, जब ये राज्य एक स्टेट था अवध, और अवध का जो शासक था, अवध का जो शासक था उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था उसका? नाम था वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह क्या था, उसका नाम था। ये वाजिद अली शाह जो अख्तर पिया के नाम से क्या करता था, ठुमरी लिखा करता था। क्या करता था? ये अख्तर पिया के नाम से ये ठुमरी लिखा करता था। और इसकी एक ठुमरी है जो आरो यारो में पूछा गया था, दरो दीदार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले दरो दीदार पे, दरो दीदार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये भी प्रश्न आपसे आरो यारो में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? मैंने पढ़ाया भी है आपको कि आरो यारो में ये भी आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई को पढ़िए। एक एक प्रश्न में एक एक डायमेंशन अगर आप पढ़ते चले जाएंगे, कहानी की तरह सेट कर लेंगे। आपके कहानी, इतिहास एक कहानी है और उसी कहानी के बंचेज में आपको प्रश्न मिलते चले जाएंगे। देखिए, वाजिद अली शाह, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और ये नागपुर जैसी रियासतें, इनका हड़पना क्या कर देते हैं, ये शुरू कर देते हैं। इस बात को आप समझिएगा। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, सतारा, जैतपुर, अवध, ये सभी बातें लिखा भी है। अवध को जब नहीं हड़प पाया तो इसने बोला कि ये अवध को नहीं हड़प पाया तो इसको कुप्रशासन का आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? मैला एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। कुप्रशासन का क्या कर दिया, कुप्रशासन का आरोप लगाया, मैला एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके इस राज्यों को भी क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। अब बोलोगे सर मैला एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बोला गया वाजिद अली शाह, तुम जो शासक है ना, जो अवध का, वो राजा सही से शासन नहीं कर रहा है। अर्थात जो हमारे यहाँ शासन करना चाहिए वो सही से शासन नहीं कर रहा है। ये क्या करता है कि जब ये क्या लिख रहा है, तो अर्थात जो हमारे यहाँ जो शासन कर रहा है वो सही से शासन नहीं कर रहा है।
इस आधार पर क्या कर दिया गया, इनको हड़प दिया गया। बोला गया जो राजा है, ये राजा क्या करता है, ये शासन वासन सही से नहीं करता है। जबकि होता क्या था, मेरे यहाँ का जो शासक होता था, जो राजा होता था, ये राजा के साथ साथ क्या करता था, ये पोएट का भी काम करता था। और अंग्रेजों ने इस तरीके से इनको ऊपर आरोप लगाया और मैला एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके अवध जैसे रियासतों को भी क्या कर लिया, हड़प लिया था। तो एक एक करके अंग्रेज भारत के राज्यों को हड़प रहे थे। और इसी के क्रम में मैंने आपको राजनीतिक कारण पे मैंने आपसे चर्चा किया, पृष्ठभूमि पे चर्चा किया। इसके अगले पार्ट को मैं इसके आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये आपका 1857 के विद्रोह का पहला पॉइंट रहेगा। इसके आगे की क्लास में आपको आगे इसके आगे मैं प्रोवाइड करूंगा। आज यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, थैंक यू।